सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीटागढ़ की। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से टीटागढ़ का परफॉर्मेंस नो डाउट हमें थोड़ा वीक ही देखने को मिला है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो स्टॉक 59.2% ऑलरेडी गिर चुका है। और सिर्फ स्टॉक ही नहीं गिरा है, उसके वैल्यूएशन भी हमें गिरते हुए नजर आए हैं। एक टाइम पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 80 के ऊपर हमें देखने को मिलता था, बट अभी अगर देखोगे तो वो 40 से भी नीचे आ चुका है। और पिछले 5 साल के मीडियन पी को देखें तो वो है 49.2 का, उससे इसका करंट पी हमें नीचे देखने को मिल रही है। और अगर पिछले 5 साल के लोएस्ट पी की बात करें तो वो हमें 2021-22 के पीरियड में देखने को मिला था, और उसके बाद सेकंड लोएस्ट अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, टीटागढ़ का परफॉर्मेंस ऐसा क्यों है, इसके रीजंस भी हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले एक पॉइंट समझ लो। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और एक मल्टी बैगर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं तो बेसिकली आपको 3 फेज़ उस कंपनी का निकालना होता है, कोई भी कंपनी हो। और पहला फेज़ होता है ग्रोइंग फेज़, जहाँ पर सभी कंपनी को होल्ड ईजिली कर लेते हैं, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहे होते हैं। और दूसरा फेज़ आता है कंसोलिडेशन फेज़। कंसोलिडेशन फेज़ में क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, साइडवेज परफॉर्म करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता और कोई गिरावट भी देखने को नहीं मिलता। और तीसरा फेस होता है डी ग्रोथ फेस, जहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स हमें गिरते हुए नजर आते हैं। कोई भी रीज़न की वजह से हो सकता है, वो कैपेसिटी रीज़न से भी हो सकता है और इन्वायरमेंट सिचुएशंस के हिसाब से भी हम उसको ले सकते हैं। अब इन 3 पीरियड में इन्वेस्टर्स को सबसे बेस्ट पीरियड लगता है ग्रोइंग पीरियड, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे होते हैं। और टीटागढ़ का वो पीरियड अभी फिलहाल हमें ख़त्म होता हुआ दिख चुका है, क्योंकि पिछले 10 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर देखोगे तो वो आप साफ साफ देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव है। पिछले 10 साल में कंपनी का रेवेन्यू 20% सीएजीआर से और प्रॉफिट 51% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। 5 साल में 20% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट 84% सीएजीआर से, और 3 साल में 181% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ और 36% सीएजीआर से इनके रेवेन्यू ग्रोथ। और इसी वजह से स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपको कुछ इंप्रेसिव ऐसा देखने को मिल रहा है। बट अब अगर पिछले 1 साल का देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू गिर के आ चुके हैं 4% पे और प्रॉफिट गिर के आ चुके हैं 14% पे। अब क्यों? क्योंकि कंपनी ने पास्ट में जो कैपेक्स कर रखा था उसको कंपनी ने फुल्ली यूटिलाइज कर दिया है। अब कंपनी के पास जो फिलहाल बड़ा ऑर्डर बुक है उसको अगर रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है तो कंपनी को अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और इस वजह से कंपनी अभी कैपेक्स पे ध्यान दे रही है, ना कि अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने पे। देखा जाए तो उसी पे इनडायरेक्टली कंपनी का मेन फोकस है, बट उसके लिए कंपनी को कैपेक्स करके अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ानी होगी। तो अभी कंपनी चल रही है एक कंसोलिडेशन फेज में, और उस कंसोलिडेशन फेज में जब कोई कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो मार्केट उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाती। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ग्रोथ ज़्यादा रिपोर्ट करते हो तभी आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है, और जब आपकी ग्रोथ स्लो होती है तो मार्केट आपको उतना ज़्यादा इज्जत नहीं देती है, आपको थोड़ा सा करेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नंबर्स। तो आई होप आपको सिंपल सा चीज़ समझ आ गया होगा कि टीटागढ़ पिछले कुछ टाइम से लगातार ऐसा परफॉर्मेंस क्यों डिलीवर कर रही है, और इस चीज़ को आप काफ़ी सारी कंपनीज़ में भी फॉलो कर सकते हैं जो भी कंपनीज़ में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब सीडीएसएल के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स और इसके ईपीएस को देखें तो एक टाइम पे काफ़ी सही था। देखो इसके ईपीएस हमें लगातार ग्रो होते हुए नज़र आ रहे थे। ये जो बार आपको दिख रहा है ये इसके ईपीएस का बार है, और ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ये इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स का लाइन है। तो इसके ईपीएस जब बढ़ रहे थे तो इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी बढ़ रहे थे, जो कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट जब कंपनी का ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जब सेम लेवल पे आ जाता है तो उसको हम फेयर वैल्यू उस स्टॉक का बोलते हैं। और फेयर वैल्यू ज़्यादातर आपको बुल मार्केट में ही सस्टेन होता हुआ दिखता है, अगर उसके बाद कंपनी की एक क्वार्टर भी खराब हमें देखने को मिल गए तो। बट बियर मार्केट में फेयर वैल्यू सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, और वहाँ पर अगर आप नंबर्स ख़राब रिपोर्ट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको तोड़ती है मार्केट। अब बियर मार्केट में फेयर वैल्यू पे सस्टेन हो पाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि दोस्तों कंपनी में मैक्सिमम लोग होते हैं उस टाइम प्रॉफिट में, और मार्केट में जब पैनिक सेलिंग चलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें जिसमें प्रॉफिट लोगों को है उसमें ही तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ज़्यादातर आपको यही तो देखने को मिलता है। बट बोला जाता है कि इसका उल्टा करो, जिसमें लॉस है उससे निकलो, जिसमें प्रॉफिट है उससे नहीं।
बट ठीक है, जो भी है वो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। बट अभी देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में मार्केट में ह्यूज सेलिंग प्रेशर दिखा है, तो इस वजह से CDSL जैसी कंपनीज भी आपको प्रेशर में दिखी है और अब तक 39.4% गिर चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि CDSL खराब हो गई। तो देखो, मार्केट में गिरावट जब होती है तो घोड़ा और गधा दोनों गिरता है, बट रिकवर कौन करता है? हमेशा घोड़ा, क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे आ रहे होते हैं और नंबर्स अच्छे आने का दमखम भी रखते हैं। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इसके रेवेन्यू 58% से, प्रॉफिट 57% से ग्रो किए हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल में भी ग्रोथ रेट आपको अच्छी देखने को मिल रही है। और अभी रिसेंटली जो क्वार्टर कंपनी ने दिखाया था Q3 का, वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू Q1Q बेसिस पे गिर गए थे और सेम हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिला था। और इसी वजह से देख सकते हो प्रॉफिट में भी गिरावट थी, इसी वजह से मार्केट ने CDSL को तोड़ा था। तो आई होप आपको CDSL की गिरावट के रीजंस भी समझ आ गए होंगे कि ऐसा परफॉर्मेंस CDSL क्यों डिलीवर कर रही है। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सकती हैं। अब दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया को वैल्यूएशन वाइज अगर एनालिसिस करें तो पिछले कुछ टाइम में इसके ग्रोथ हमें थोड़े से स्लो होते हुए ज़रूर दिखे हैं। और ये जो ग्रोथ में स्लो डाउन हमें दिखी है, इनके रेवेन्यू में नहीं, इनके प्रॉफिट में देखने को मिला है, क्योंकि कॉपर का प्राइसेस पिछले कुछ टाइम में हमें बढ़ता हुआ दिखा है, जिस वजह से अल्टीमेटली कंपनी को थोड़ा सा मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। अगर दोस्तों बात करें 2024 के फाइनेंशियल ईयर की, तो कंपनी ने 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाया था। और पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी का जो OPM है वो 14% से गिरकर 13% पे आ चुका है। बट अगर रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू ग्रो किया है, रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी ही दिख रही है, बट कंपनी के प्रॉफिट आपको उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं किए हैं जितनी तेज़ी से कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है, क्योंकि कंपनी के OPM आपको गिरते हुए दिखे हैं। और ऐसा भी आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में रेवेन्यू 25% से और प्रॉफिट सिर्फ 11% से ग्रो किया है। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज के भी वैल्यूशंस थोड़े से आपको अंडर प्रेशर देखने को मिले हैं, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस के बढ़ने की वजह से कंपनी को थोड़े से मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। बट ये सारी कंपनी जो है वो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो काफ़ी सही नज़र आती है। डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 28.1% है। और 5 साल पहले कंपनी ने बताया था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक हम 21,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। 20,000 करोड़ रेवेन्यू। और 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो देखो ऑब्वियस सी बात है आ चुका है, ख़त्म होने वाला है, और 20 नहीं अभी 21,000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी ने अचीव कर लिया है। और 2030 तक को लेकर भी कंपनी ने एक पॉजिटिव गाइडेंस दी थी। तो मतलब कंपनी जो गाइडेंस देती है वो कहीं ना कहीं कंपनी अचीव भी कर लेती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री मस्त रहती है, प्रेजेंट नंबर्स कंपनी के ठीक हैं, और फाइनेंशियली भी अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो वो भी हमें सही नज़र आता है। बाकी आपका व्यू पॉलीकैब इंडिया को लेकर क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में कोई भी बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है KBC ग्लोबल। 17 फरवरी यानी कि आज के दिन दोस्तों ये कंपनी फोकस में है। क्यों? क्योंकि 1:1 के रेशो में ये कंपनी ने बोनस इशू की है, जिसमें कंपनी 1 शेयर के बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा देगी आपको बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है, इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, तो आप इग्नोर भी चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।